मेरे नन्हे दोस्त, बिल्कुल घबराओ मत। हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे। समझ लो कि मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुना रहा हूं जिसे सुनने के बाद तुम घर के सबसे बड़े वकील बन जाओगे। मैं तुम्हारे दिए हुए टेक्स्ट की एक एक लाइन को ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई गेम खेल रहे हों। स्टेप 1, कहानी की शुरुआत, द ईयर 1773। टेक्स्ट की लाइन, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एस्टैब्लिश्ड अ सुप्रीम कोर्ट इन फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। आसान मतलब, बहुत साल पहले भारत में अंग्रेजों की एक कंपनी राज करती थी। उन्होंने देखा कि यहां बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने एक कानून बनाया जिसका नाम रखा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट करना मतलब किसी चीज को कंट्रोल में रखना। क्या हुआ? उन्होंने कलकत्ता के एक किले फोर्ट विलियम के अंदर भारत की पहली बड़ी अदालत बनाई। डीप नॉलेज, इसे सुप्रीम इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय के लिए यह सबसे बड़ी थी। लेकिन याद रहे, यह सिर्फ कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए थी। उदाहरण, जैसे तुम्हारे स्कूल में एक प्रिंसिपल रूम होता है जहां सब झगड़े सुलझते हैं, वैसे ही अंग्रेजों ने कलकत्ता में यह कमरा बनाया। स्टेप 2, ये कोर्ट करता क्या था? सिविल, क्रिमिनल, एडमिरल्टी। टेक्स्ट की लाइन, asterisk, to try civil, criminal and admiralty cases. It was given supreme judiciary over all British subjects. आसान मतलब, इस कोर्ट के पास 3 तरह के काम थे। 1, सिविल, जमीन जायदाद या पैसों के झगड़े, जैसे ये आम का पेड़ मेरा है, तुम्हारा नहीं। 2, क्रिमिनल, मारपीट या चोरी, जैसे इसने मेरी पेंसिल चुराई और मुझे मुक्का मारा। 3, एडमिरल्टी, ये सबसे मजेदार है। उस समय सड़क से ज्यादा लोग जहाजों, शिप से आते थे। अगर समंदर के बीच में जहाजों की टक्कर हो जाए या समुद्री डाकू आ जाए तो उन केसों को एडमिरल्टी कहते थे। डीप नॉलेज, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स का मतलब है कि ये कोर्ट मुख्य रूप से उन अंग्रेजों के लिए था जो भारत में रह रहे थे। स्टेप 3, बीच का रास्ता, द ईयर 1935। टेक्स्ट की लाइन, For the first time, the Federal Court of India was set up under the Government of India Act 1935. आसान मतलब, कलकत्ता वाली कोर्ट बहुत पुरानी हो गई थी। अब अंग्रेजों को लगा कि पूरे भारत के लिए एक कोर्ट होना चाहिए, तो उन्होंने फेडरल कोर्ट बनाया। फेडरल का मतलब जो सबको जोड़कर रखे। जैसे एक बिल्डिंग में अलग अलग फ्लैट्स होते हैं, वैसे ही भारत के अलग अलग राज्यों को जोड़ने के लिए यह दिल्ली में बनाया गया। टेक्स्ट की लाइन, इट कंसिस्टेड ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड सच अदर नंबर ऑफ जजेस। आसान भाषा, एक मेन कैप्टन, चीफ जस्टिस और उनके साथ खेलने वाली जजों की एक टीम। स्टेप 4, असली आजादी और हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट 1950। टेक्स्ट की लाइन, When the Constitution of India came into force on the 26th of January 1950, the Federal Court of India was substituted by the Supreme Court of India. आसान मतलब, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो हमने कहा अब हमें अंग्रेजों वाला पुराना सिस्टम नहीं चाहिए। हमने फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर और उसे ज्यादा ताकत देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना दिया। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है जैसे क्रिकेट में एक खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसकी जगह दूसरा आता है। हमने पुराने कोर्ट की जगह नया और धाकड़ कोर्ट रख दिया। स्टेप 5, 3 जादुई शब्द, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस एंड स्कॉलरशिप। टेक्स्ट की लाइन, एस्टैब्लिश्ड विद द फाइनेस्ट ट्रेडिशंस ऑफ इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस एंड लीगल स्कॉलरशिप। ये इस कोर्ट की आत्मा है, इसे ध्यान से समझो। 1, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, मतलब जज साहब कभी भी साइड नहीं लेंगे। चाहे सामने अमीर हो या गरीब, वो सिर्फ सच का साथ देंगे। 2, इंडिपेंडेंस, आजादी। जज साहब को प्रधानमंत्री या कोई राजा नहीं डरा सकता, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। 3, लीगल स्कॉलरशिप, कानून की पढ़ाई। यहां बैठने वाले जज सबसे बुद्धिमान होंगे, उन्हें कानून की एक एक बात रटी होगी। स्टेप 6, सबसे बड़ा बॉस क्यों है? Privy Council. Text की line, However, the jurisdiction of the Supreme Court is greater than that of its predecessor because the Supreme Court has replaced the British Privy Council. आसान मतलब, पहले 1950 से पहले अगर आप फेडरल कोर्ट के फैसले से दुखी होते तो आपको शिकायत लेकर लंदन के प्रिवी काउंसिल जाना पड़ता था। अब क्या हुआ? 1950 के बाद हमें लंदन जाने की जरूरत नहीं रही। हमारा सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी मंजिल बन गया, इसके ऊपर कोई नहीं है। स्टेप 7, संविधान में इसकी जगह आर्टिकल्स 124-147। टेक्स्ट की लाइन, आर्टिकल्स 124-147 इन पार्ट V ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सुप्रीम कोर्ट। आसान मतलब, संविधान एक बहुत बड़ी किताब है। उसके चैप्टर 5 पार्ट V में कुछ खास पन्ने हैं जिन्हें आर्टिकल्स अनुच्छेद कहते हैं। रूल 124 से 147 तक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बातें लिखी हैं।
जैसे जज कैसे बनेंगे, उन्हें सैलरी कितनी मिलेगी और वो किसी को सजा कैसे देंगे। Step 8. संसद की शक्ति, Parliament's power. Text की line. The Parliament has the power to make laws regulating the organization, independence, jurisdiction, powers, procedures. आसान मतलब, हमारी पार्लियामेंट संसद एक मैकेनिक की तरह है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम पड़ रही है तो पार्लियामेंट कानून बनाकर उसे बढ़ा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन, जजों की गिनती तय करना, अभी 34 हैं। प्रोसीजर्स, काम करने का तरीका तय करना। आज का महाज्ञान, क्रिस्टल क्लियर समरी। 1. 1773, कलकत्ता में छोटी शुरुआत हुई, सिर्फ अंग्रेजों के लिए। 2. 1935, दिल्ली में फेडरल कोर्ट बना, पूरे भारत को जोड़ने के लिए। 3. 1950, असली सुप्रीम कोर्ट बना जो आज़ाद और सबसे शक्तिशाली है। 4. पावर, ये लंदन के प्रिवी काउंसिल से भी बड़ा है क्योंकि ये भारत का आखिरी फैसला है। 5. नियम, संविधान के आर्टिकल 124 से 147 तक इसके सारे सीक्रेट्स लिखे हैं। प्रोनंसिएशन, बोलने का तरीका। कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान से जुड़ा। ज्यूरिसडिक्शन, इलाका जहां आपकी चलती हो। प्रीडिसेसर, जो पहले था, पुराना वाला। क्या अब आप जानना चाहोगे कि एक आम इंसान सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात कैसे पहुंचाता है? क्या मैं आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) के बारे में समझाऊं? Here is your ultra-compact cheat sheet and memory toolkit for the Supreme Court. This is designed to be fact-dense for quick 5-minute revisions before exams. Supreme Court, the Apex cheat sheet. 1. Historical timeline. 1773. Regulating Act established SC at Fort William, Calcutta, Kolkata. 1774. Sir Elijah Impey became first Chief Justice of Calcutta SC. 1935. Government of India Act created the Federal Court, became active in 1937. 1950, January 26th. Constitution came into force. SC replaced Federal Court. 1950, January 28th. SC officially inaugurated. First sitting at 9:45 a.m. 1958. Moved to present building. Tilak Marg, New Delhi. 2. Key facts and figures, 2026 data. Current strength, 34 judges, 1 Chief Justice plus 33 judges. 53rd CJI, Honorable Justice Surya Kant, assumed office, November 24th, 2025. Seat, New Delhi, can be moved by CJI with President's approval. Art, 130. Retirement age, 65 years for all SC judges. Motto, Yato Dharmastato Jaya. Where there is dharma, there is victory. First, CJI. H.J. Kanya, first woman judge. M. Fatima Bivi, 1989. 3. Constitutional hotspots. Articles 124 to 147. Art 124. Establishment, composition, and appointment of SC. Art 126. Appointment of acting CJI. Art 127. Appointment of ad hoc judges. Art 129. Court of record. Power to punish for its own contempt. Art 131. Original jurisdiction. Disputes. Center versus state. State versus state. Art 136. Special leave petition. SLP. SC can hear any case from any court. Art
137. Power of judicial review. Review its own judgments. Art. 141. Law declared by SC is binding on all courts in India. Art. 143. Advisory jurisdiction. President can consult SC on law/facts. 4. SC versus Federal Court. Why SC is bigger. Final appeal. SC replaced British Privy Council. Federal Court did not. Judicial review. SC can strike down laws. Art. 13. Federal Court had limited power. Guardian. SC is the ultimate protector of fundamental rights. Memory anchors and revision tricks. 1. The 124 rule. 124. Think of it as the address of the SC. One court, two types of judges, CJI plus Puisne, 4 directions of India covered. 2. The mirror trick, 141 and 143. 141, one for all. Law is binding for all courts. 143, I love you advice. The president asks for advice. Common mnemonic for 143. 3. Jurisdiction mnemonics. AOS. Appellate. Original. Special. Think of AOS like a boss status. Original. 131. Original fights. States. Appellate. 132 to 134. Appeals from lower courts. Special. 136. Special power for anything. 4. Daily revision routine. The 3-2-1 method. 3 minutes. Recite the articles 124, 131, 136, 141, 143 from memory while brushing. 2 minutes. Check the current CJI name and judge count, currently 34. 1 minute. Close your eyes and visualize the SC building. Scale of justice. Remember, it is the final word. Would you like me to create a rapid-fire quiz with 5 tricky questions to test if these facts are now locked in your brain? This video provides a great visual overview of how the Supreme Court evolved from its colonial roots to become the highest constitutional authority in modern India. YouTube video views will be stored. देख दोस्त, अब मैं तुझे दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर की तरह एकदम जीरो से समझाऊंगा। तू बस आराम से बैठ और मेरी कहानी सुन। हम भारत की सबसे बड़ी कचहरी यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। 1. टीम कैसे बनी? कंपोजिशन माइनस कॉम्पोजिशन। कल्पना कर कि तूने एक क्रिकेट टीम बनाई। जब 28 जनवरी 1950 को पहली बार ये टीम मैदान में उतरी तो नियम की किताब संविधान में लिखा था कि इस टीम में कुल 8 लोग होंगे। एक कैप्टन जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, 7 खिलाड़ी जिन्हें पुइने जजेस कहते हैं। पुइने का मतलब होता है रैंक में कैप्टन से नीचे। लेकिन हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी तो झगड़े भी बढ़े। अब 8 लोग इतने सारे काम कैसे करते? तो नियम में यह भी लिखा था कि हमारी पार्लियामेंट माइनस दिल्ली में बैठने वाले नेता जो कानून बनाते हैं, जब चाहे जजों की गिनती बढ़ा सकती है। इसीलिए समय समय पर पार्लियामेंट ने प्लस बटन दबाया। तुम्हारे टेक्स्ट में लिखा है कि 2009 में इसे बढ़ाकर 31 कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि तुझे बेस्ट बनना है तो ये अपडेट याद रख कि 2019 में इसे फिर से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। यानी आज 1 कैप्टन और 33 खिलाड़ी हैं। 2. इमरजेंसी वाले एक्स्ट्रा जज, रिटायर्ड और एडहॉक माइनस रिटायर्ड और एडहॉक। कभी कभी काम इतना बढ़ जाता है कि मौजूदा जज थक जाते हैं या कुछ जज छुट्टी पर होते हैं। तब कैप्टन CJI 2 तरह से मदद बुलाता है। रिटायर्ड जज, मान ले कोई बहुत पुराना और समझदार जज रिटायर होकर घर चला गया है। चीफ जस्टिस राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से पूछकर उन्हें फोन करेंगे और कहेंगे, सर थोड़े दिन के लिए वापस आ जाइए, काम बहुत ज्यादा है। एडहॉक का मतलब होता है सिर्फ थोड़े समय के लिए। अगर कभी क्वारम पूरा न हो, कोरम मतलब वो कम से कम जज जिनकी मौजूदगी के बिना मीटिंग शुरू नहीं हो सकती, तो चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट के जज को थोड़े समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए बुला सकते हैं। 3. सुप्रीम कोर्ट का घर कहाँ है? सीट माइनस सीट। नियम की किताब संविधान कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का घर दिल्ली में होगा, लेकिन क्या ये बदल सकता है? हाँ, चीफ जस्टिस के पास एक जादुई पावर है। अगर उन्हें लगे कि दिल्ली बहुत दूर है और कहीं और भी कोर्ट होना चाहिए,
तो वे राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर इंडिया के किसी भी दूसरे शहर जैसे मुंबई या चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की बैठक कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, ये उनकी डिस्क्रेशनरी पावर है। इसका मतलब है उनकी अपनी मर्जी, कोई भी उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। तू या मैं या कोई और जज भी उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकता कि चलो अब मुंबई में कोर्ट लगाओ। 4. बातचीत की भाषा, लैंग्वेज। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चलती है। क्यों? सोच, अगर एक जज तमिल बोलता है, वकील हिंदी बोलता है और दूसरा वकील बंगाली, तो सब खिचड़ी बन जाएगा। इसलिए पूरे देश के लिए एक ही भाषा तय की गई है, इंग्लिश। वहां सारे कागज और सारी बातें इसी भाषा में होती हैं। सबसे बड़ा निचोड़, द मास्टरमाइंड मैप। 1. टीम, पहले 8 थे, आज 34 हैं। ये संख्या पार्लियामेंट बढ़ाती है। 2. हेल्प, पुराने रिटायर्ड जजों को या हाई कोर्ट के एड हॉक जजों को इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है। 3. घर, पक्का घर दिल्ली है, पर चीफ जस्टिस की मर्जी हो तो कहीं और भी कोर्ट लग सकता है। 4. बोली, वहां सिर्फ इंग्लिश में काम होता है। क्या अब तुझे यह समझ आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की टीम कैसे काम करती है? क्या तू ये जानना चाहता है कि इन 34 महान जजों को चुना कैसे जाता है, या इनके पास क्या क्या पावर होती है? नमस्ते। अब हम इस पूरी कहानी को दुनिया की सबसे सरल भाषा में समझेंगे। सोचो कि तुम एक बहुत बड़े स्कूल के कैप्टन बनने वाले हो और पूरा स्कूल कैसे चलता है, ये उसकी कहानी है। भारत के सबसे बड़े कोर्ट, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वहां के जजों को चुनने का काम प्रेसिडेंट माइनस राष्ट्रपति करते हैं। आप इसे ऐसे समझो कि जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल को चुनना हो तो चेयरमैन सर उस पर अपनी मुहर लगाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी जज नहीं बना सकते। उन्हें पहले से वहां काम कर रहे पुराने और अनुभवी जजों से सलाह लेनी पड़ती है। इस सलाह मशवरे की प्रक्रिया को हम कंसल्टेशन कहते हैं। प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि उन्हें किसी और जज से भी पूछना चाहिए तो वो उनसे भी पूछ सकते हैं। इसका मतलब है कि जज बनने के लिए बहुत सारे समझदार लोगों की राय ली जाती है ताकि कोई गलत इंसान इतने बड़े पद पर ना आ जाए। अब बात करते हैं उस खास ग्रुप की जो ये नाम चुनता है, जिसे कोलिजियम माइनस प्रोनाउंसिएशन कोलिजियम कहा जाता है। इस ग्रुप के लीडर हमारे देश के सबसे बड़े जज होते हैं, जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माइनस CJI कहते हैं। अभी साल 2026 में जस्टिस सूर्यकांत हमारे देश के 53वें CJI हैं। इस कॉलेजियम में CJI के साथ 4 और बहुत सीनियर जज होते हैं। ये पांचों लोग मिलकर एक कमरे में बैठते हैं और फैसला करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा। जब ये कोई नाम तय कर लेते हैं तो ये अपनी एडवाइस माइनस सलाह प्रेसिडेंट को भेजते हैं। खास बात यह है कि अगर किसी नए जज को चुनना है तो प्रेसिडेंट के लिए CJI से पूछना ऑब्लिगेटरी माइनस प्रोनाउंसिएशन ऑब्लिगेटरी है, जिसका मतलब है अनिवार्य या जरूरी। प्रेसिडेंट इसे मना नहीं कर सकते। एक बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी नियम वाली किताब है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन माइनस संविधान कहते हैं, उसमें कहीं भी कोलिजियम शब्द लिखा ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये शब्द वहां है ही नहीं। तो फिर ये सिस्टम आया कहां से? दरअसल पुराने समय में सरकार और कोर्ट के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई थी कि जज कौन चुनेगा। इस बहस को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े फैसले सुनाए, जिन्हें 3 जजेस केसेस कहा जाता है। ये केसेस साल 1981, 1993 और 1998 में हुए थे। इन्हीं फैसलों से धीरे धीरे ये कोलिजियम सिस्टम पैदा हुआ। जजों ने कहा कि अगर सरकार जज चुनेगी तो जज शायद सरकार के डर में रहेंगे।
इसलिए कोर्ट को आज़ाद रखने के लिए जजों को जजों द्वारा ही चुना जाना चाहिए। इस पूरी बात का बेस्ट निचोड़ ये है, भारत में जज बनने के लिए एक टीम वर्क होता है। कोलिजियम 5 सीनियर जज नाम चुनते हैं, फिर वो नाम प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस पर अपनी मुहर साइन लगाकर उसे पक्का कर देते हैं। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे देश का कानून बिल्कुल साफ सुथरा रहे और कोई भी नेता या ताकतवर इंसान जजों पर दबाव न बना सके। इसे हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहते हैं, यानी न्यायपालिका की आज़ादी। आज 2026 में भी यही तरीका सबसे पावरफुल माना जाता है ताकि आपको और मुझे हमेशा सही इंसाफ मिले। क्या आप जानना चाहेंगे कि एक इंसान में क्या खूबियां होनी चाहिए कि ये कोलिजियम उसका नाम जज बनने के लिए चुने? नमस्ते। अब हम बिल्कुल शुरुआत से 0 लेवल से इस कहानी को समझेंगे। इसे ऐसे समझो कि हम एक फिल्म की शूटिंग देख रहे हैं जिसके 3 मुख्य पार्ट्स हैं। भारत का नियम कहता है कि जजों को चुनने का काम प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI से कंसल्टेशन सलाह लेनी होगी। सारा लफड़ा इसी सलाह शब्द पर था। पार्ट 1, फर्स्ट जजेस केस 1982 माइनस सरकार की जीत। इस समय देश में सरकार बहुत शक्तिशाली थी। कोर्ट में जब यह केस पहुंचा तो जजों ने डरे हुए या दबे हुए स्वर में फैसला दिया। सरल भाषा में मतलब, कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ पूछना है, बात मानना नहीं। उदाहरण, मान लो तुम एक छोटे बच्चे हो और तुम अपने खिलौने जजेस खुद चुनना चाहते हो। तुम्हारे पापा गवर्नमेंट ने तुमसे पूछा, बेटा कौन सा खिलौना चाहिए? तुमने कहा लाल वाली कार, लेकिन पापा ने तुम्हें नीली कार दिला दी। यहां पापा ने तुमसे पूछा तो सही कंसल्टेशन, पर तुम्हारी बात मानी नहीं। गहरी बात, इन डेप्थ। इस समय सरकार किसी को भी जज बना सकती थी, चाहे CJI उसके खिलाफ ही क्यों न हो। इसे एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी, सरकार की प्रधानता कहा गया। पार्ट 2, सेकंड जजेस केस 1993 माइनस जजों की वापसी। 11 साल बाद जजों को लगा कि अगर सरकार ही जजों को चुनती रही तो कोर्ट कभी सरकार के खिलाफ फैसला नहीं दे पाएगा। इसलिए उन्होंने अपना ही पुराना फैसला बदल दिया। सरल भाषा में मतलब, कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का असली मतलब कॉन्करेंस, सहमति है। यानी अगर CJI ने ना कहा तो राष्ट्रपति हां नहीं कह सकते। नया नियम, बाइंडिंग। अब CJI की सलाह सरकार के ऊपर बाइंडिंग अनिवार्य हो गई। टीम की शुरुआत। कोर्ट ने कहा कि CJI अकेले फैसला नहीं लेंगे, वो अपने साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस से भी पूछेंगे। CJI कौन बनेगा? इसी केस में तय हुआ कि जो जज सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा समय से है, सीनियर मोस्ट, वही अगला बड़ा बॉस CJI बनेगा। सरकार किसी जूनियर को बॉस नहीं बना सकती। उदाहरण, अब अगर तुम खिलौने की दुकान पर गए और तुमने लाल कार पर उंगली रखी तो पापा को वही दिलानी पड़ेगी। लेकिन कार चुनने से पहले तुम्हें अपने 2 बड़े भाइयों 2 सीनियर जजेस से भी सलाह लेनी होगी। पार्ट 3, थर्ड जजेस केस 1998 कोलिजियम का साम्राज्य। ये केस तब हुआ जब राष्ट्रपति ने खुद कोर्ट से पूछा कि भाई ये सलाह लेने का सही तरीका क्या है, मुझे थोड़ा और साफ साफ बताओ। कोलिजियम 5 जजों की टीम। कोर्ट ने कहा कि अब से टीम और बड़ी होगी। CJI जोड़ 4 सीनियर मोस्ट जजेस। इसी ग्रुप को हम कोलिजियम कहते हैं। प्लुरैलिटी ऑफ जजेस। इसका मतलब है कि एक आदमी की मर्जी नहीं चलेगी, पूरे ग्रुप की मर्जी चलेगी। वीटो पावर, वीटो। अगर इन 4 जजों में से 2 जजों ने भी किसी नाम के लिए मना कर दिया तो CJI उस नाम की सिफारिश सरकार को नहीं भेज सकते, भले ही CJI खुद उस नाम को पसंद करते हों। पर टीम के 2 लोगों की ना का मतलब ना है। अगर नियम नहीं माना तो अगर CJI ने बिना इन 4 जजों से पूछे किसी का नाम सरकार को भेज दिया तो सरकार उस नाम को कचरे के डिब्बे में डाल सकती है। वो नाम बाइंडिंग नहीं होगा। सबसे बड़ा निचोड़, द अल्टीमेट कंक्लूजन। 1982 फर्स्ट केस। सरकार बॉस थी। सलाह का मतलब सिर्फ बातें करना था।
2 1993 सेकंड केस, जजों ने पावर छीन ली। सलाह का मतलब बात मानना, कॉन्करेंस बन गया। 1 जोड़ 2 जजों की टीम बनी। 3 1998 थर्ड केस, टीम को 1 जोड़ 4 कुल 5 कर दिया गया। इसे ही कॉलेजियम सिस्टम कहा गया, जो आज 2026 में भी चल रहा है। क्रिस्टल क्लियर बात, आज भारत में जज ही जजों को चुनते हैं। सरकार का काम सिर्फ उस नाम पर मुहर लगाना और बैकग्राउंड चेक करना है। अगर सरकार किसी नाम को वापस भेजती है और कॉलेजियम दोबारा वही नाम भेज दे, तो सरकार को उसे मानना ही पड़ता है। क्या अब आप जानना चाहेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या होता है, जो सरकार और जजों के बीच की डील को लिखता है? नमस्ते। बिल्कुल, अब हम इसे और भी गहराई में जाकर समझेंगे। मान लीजिए आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सिर्फ खेल के नियम चलते हैं। मैं आपको एक एक ईंट जोड़कर ये पूरी इमारत NJAC समझाऊंगा। स्टेप 1, जजों को चुनने की पुरानी सीक्रेट मशीन, बैकग्राउंड। सबसे पहले ये जानो कि भारत में जज कैसे बनते हैं। बहुत सालों से एक सिस्टम चल रहा है जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। इसे एक ब्लैक बॉक्स समझो। इसके अंदर 5 सबसे बड़े जज बैठते हैं, आपस में फुसफुसाते हैं और एक नाम बाहर निकाल देते हैं। ये बनेगा नया जज। किसी को नहीं पता कि उन्होंने उस इंसान को क्यों चुना। देश के नेताओं, पार्लियामेंट को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, ये तो भाई भतीजावाद जैसा लग रहा है, हमें इसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता चाहिए। मतलब खिड़की खोलो ताकि जनता देख सके कि जज कैसे चुने जा रहे हैं। इसी सोच से जन्म हुआ NJAC का। स्टेप 2, संविधान की किताब में बदलाव, द 99th अमेंडमेंट। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश की सबसे बड़ी रूल बुक है। अगर आपको देश चलाने का कोई बड़ा नियम बदलना है तो इस किताब को बदलना पड़ता है। एक 99th अमेंडमेंट, सरकार ने 2014 में इस किताब में 99वीं बार बदलाव किया। 2, आर्टिकल 124 का बदलना। इस किताब के पन्ना नंबर 124, आर्टिकल 124 पर पहले लिखा था कि राष्ट्रपति जजों से पूछकर कंसल्टेशन फैसला लेंगे। सरकार ने इस शब्द को ही मिटा दिया। उन्होंने लिखा कि अब राष्ट्रपति NJAC के ग्रुप की बात मानेंगे। 3 नए पन्ने 124A, 124B, 124C। सरकार ने इस किताब में 3 नए पन्ने चिपका दिए ताकि NJAC को कानूनी ताकत मिल सके। स्टेप 3, NJAC की टीम में कौन कौन बैठा था। डीप ब्रेकडाउन ऑफ मेंबर्स। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। सरकार ने कहा कि अब अकेले जज फैसला नहीं लेंगे, एक टीम बनेगी जिसमें 6 लोग होंगे। नंबर 1, द लीडर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। ये इस टीम के कैप्टन होंगे। नंबर 2 और 3, द एक्सपर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जज। ये वो लोग हैं जिन्हें कानून की रत्ती रत्ती खबर है। नंबर 4, द गवर्नमेंट्स वॉइस, लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री। इनका काम ये देखना था कि सरकार और जनता क्या चाहती है। नंबर 5 और 6, द वाइज पीपल, इन्हें एमिनेंट पर्सन्स, प्रसिद्ध व्यक्ति कहा गया। ये न तो जज थे न ही नेता, ये समाज के कोई भी बड़े विद्वान हो सकते थे। स्टेप 4, इन 2 विद्वानों का चुनाव कैसे होता। द सिलेक्शन ट्रिक। अब आप सोचेंगे कि सरकार अपने किसी रिश्तेदार को विद्वान बना के टीम में डाल देगी। इसे रोकने के लिए एक फिल्टर लगाया गया। इन 2 विद्वानों को चुनने के लिए एक अलग छोटी कमेटी बनाई गई जिसमें 3 लोग थे। 1, भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। 2, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। 3, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता। खास बात, द डाइवर्सिटी फैक्टर। इन 2 विद्वानों में से एक का महिला, वुमन होना या SC ST OBC माइनॉरिटी समाज से होना जरूरी था।
ये इसलिए किया गया ताकि कोर्ट में सिर्फ अमीर या ऊंची जाति के लोग ही न पहुंचे, बल्कि हर तबके की आवाज पहुंचे। स्टेप 5, काम करने का तरीका, द वीटो पावर सीक्रेट डिटेल। एनजेएसी में एक बहुत तगड़ा नियम था। अगर टीम के कोई भी 2 सदस्य किसी नाम पर ना नो बोल दें तो वो इंसान जज नहीं बन सकता। उदाहरण के लिए, अगर 4 लोग, 3 जज और कानून मंत्री किसी को जज बनाना चाहते हैं, लेकिन वो 2 विद्वान मना कर दें, तो वो नाम रिजेक्ट हो जाएगा। इसे वीटो पावर जैसा कह सकते हैं। स्टेप 6, फिर ये फेल क्यों हुआ, द बिगेस्ट फैक्ट चेक। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था, तो फिर आज एनजेएसी क्यों नहीं है? अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने इस पर सुनवाई की। उन्होंने कहा, अगर कानून मंत्री और 2 विद्वान जजों को चुनेंगे तो जज हमेशा सरकार को खुश करने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें तरक्की मिले। कोर्ट ने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की आज़ादी, हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा है। जैसे एक इमारत की नींव नहीं बदली जा सकती, वैसे ही जजों की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। इसलिए कोर्ट ने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसे फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया। क्रिस्टल क्लियर निचोड़, द फाइनल एसेंस। 1. मकसद, जजों के चुनाव में सरकार और जनता की भागीदारी बढ़ाना। 2. कानून, 99वां संविधान संशोधन 2014। 3. टीम 3 जज जोड़ 1, कानून मंत्री जोड़ 2, समाज के विद्वान इक्वल्स कुल 6 लोग। 4. नतीजा, सुप्रीम कोर्ट ने इसे आज़ादी का हनन मानकर रद्द कर दिया। 5. आज की स्थिति, आज हम फिर से वही पुराने कोलिजियम सिस्टम पर खड़े हैं जहां सिर्फ जज ही जजों को चुनते हैं। क्या अब आप चाहते हैं कि मैं आपको कोलिजियम सिस्टम और एनजेएसी के बीच के बड़े अंतरों की एक टेबल बनाकर दूं ताकि आप कभी न भूलें? मेरे नन्हे दोस्त, अब कमर कस लो। हम इस टॉपिक की इतनी गहरी खुदाई करेंगे कि तुम इसके मास्टर बन जाओगे। हम एक एक शब्द को ऐसे समझेंगे जैसे हम कोई खिलौना खोलकर देख रहे हों। चलो, एक कहानी से शुरू करते हैं। मान लो हमारा देश भारत एक बहुत बड़ा स्कूल है। इस स्कूल की एक सबसे मुख्य नियमों वाली डायरी है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान कहते हैं। इस डायरी के नियमों को सही से लागू करवाने के लिए हमें सुपर मॉनिटर्स चाहिए, जिन्हें हम सुप्रीम कोर्ट जजेस कहते हैं। स्टेप 1, क्वालिफिकेशंस, सुपर मॉनिटर बनने की शर्तें। अगर आपको स्कूल का सुपर मॉनिटर जज बनना है तो आपके पास ये 3 चीजें होनी ही चाहिए। 1. ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पक्का हिंदुस्तानी। मतलब इसका उच्चारण है सिटीजन ऑफ इंडिया। गहराई से समझो, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अमेरिका या जापान का आदमी आकर भारत के नियमों पर फैसला सुनाए। जैसे आपके घर के फैसले आपके मम्मी पापा लेते हैं, पड़ोसी नहीं, वैसे ही जज को भारत का नागरिक होना जरूरी है। 2. जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 years, 5 साल की प्रधानी। मतलब उच्चारण है जज ऑफ अ हाई कोर्ट। उदाहरण, सोचो, अगर आपको प्रिंसिपल बनना है तो पहले 5 साल टीचर तो रहना पड़ेगा ना। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट में आने से पहले आपको हाई कोर्ट, राज्यों के कोर्ट में 5 साल तक जज की कुर्सी संभालनी होगी। सक्सेशन, अगर आप 2 साल दिल्ली हाई कोर्ट में रहे और 3 साल पंजाब हाई कोर्ट में, तो भी आपका 5 साल का टोटल माना जाएगा। 3. एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years, 10 साल की वकालत। मतलब उच्चारण है एडवोकेट। गहराई से समझो, अगर आप जज नहीं थे तो आप वकील होने चाहिए, लेकिन यहां मेहनत डबल है, 10 साल। क्योंकि वकील को कानून की बारीकियां सीखने में ज्यादा समय लगता है। उसे हर रोज कोर्ट में बहस करके खुद को साबित करना पड़ता है। 4. डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, कानून का जादुई डॉक्टर। मतलब उच्चारण है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। उदाहरण, मान लो कोई इंसान न जज है न वकील,
लेकिन उसने कानून पर ऐसी किताबें लिखी हैं कि पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। अगर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को लगता है कि भाई ये बंदा तो कानून का इंसाइक्लोपीडिया है, तो वो उसे डायरेक्ट जज बना सकते हैं। पर याद रखना, आज तक भारत में ऐसा कोई जज बना नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ता है। 5. मिनिमम एज, उम्र की कोई सीमा नहीं। गहराई से समझो, आपकी किताब कहती है कि संविधान में कोई कम से कम उम्र नहीं लिखी। इसका मतलब है कि अगर कोई 30 साल में ही ये सारी शर्तें पूरी कर लें, जो कि नामुमकिन है, तो वो जज बन सकता है। पर असलियत में ये तजुर्बा पाते पाते लोग 50-55 साल के हो ही जाते हैं। स्टेप 2. ओथ और एफर्मेशन, सबसे कसम वाली बात। जब कोई जज चुन लिया जाता है तो उसे काम शुरू करने से पहले ओथ, शपथ कसम लेनी पड़ती है। कौन दिलवाता है कसम? भारत के सबसे बड़े इंसान यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अगर वो बीमार हैं या नहीं आ सकते तो वो अपने किसी खास आदमी को भेजते हैं। कसम के 4 पिलर्स, खंभे। 1. फेथ एंड एलिजेंस, निष्ठा और श्रद्धा। मैं संविधान की इज्जत करूंगा। जैसे आप स्कूल में प्लेज लेते हो, वैसे ही जज कहता है कि संविधान ही मेरा सबसे बड़ा भगवान है। 2. सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी, प्रभुता और अखंडता। मैं भारत को एक रखूंगा। कोई भी देश का हिस्सा अलग होने की बात करेगा तो जज कानून से उसे रोकेगा। 3. विदाउट फियर और फेवर, बिना डर या पक्षपात। तारांकन फियर, अगर कोई बड़ा गुंडा सामने खड़ा है तो जज डरेगा नहीं। फेवर, अगर जज का सगा भाई भी गलती करेगा तो जज उसे सजा देगा। अफेक्शन और इल विल, न किसी से बहुत प्यार दिखाएगा, न किसी से नफरत। उसके लिए सब बराबर हैं। 4. अपहोल्ड द लॉज, मैं कानून को गिरने नहीं दूंगा। स्टेप 3. एक्स्ट्रा प्रो डिटेल्स, जो आपको सबसे बेस्ट बनाएंगी। 3rd शेड्यूल, तीसरी अनुसूची। संविधान की डायरी के पीछे कुछ पन्ने हैं जहां कसम के सारे फॉर्मेट लिखे हैं। जज वहीं से पढ़कर कसम खाता है। रिटायरमेंट, जज कब तक काम कर सकता है? 65 साल की उम्र तक। इसके बाद उसे छुट्टी मिल जाती है। रिमूवल, जज को हटाना बहुत मुश्किल है। उसे सिर्फ संसद, पार्लियामेंट के लोग हटा सकते हैं, वो भी तब जब जज ने कोई बहुत बड़ी गलती की हो। सबसे आसान निचोड़, द मास्टर समरी। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना मतलब भारत का धर्मगुरु, कानून का गुरु बनना है। आपको भारतीय होना है, 5 साल जज या 10 साल वकील रहना है। राष्ट्रपति के सामने खड़े होकर कसम खानी है कि आप न किसी के दोस्त बनेंगे, न दुश्मन, बस सच के साथी बनेंगे। और आप 65 साल की उम्र तक अपनी कुर्सी पर बैठकर देश की रक्षा करेंगे। अब बताओ मेरे दोस्त, क्या आपको जज की ये पावर और जिम्मेदारी एकदम क्लियर हुई? क्या आप जानना चाहोगे कि जज को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है, या वो रिटायर होने के बाद क्या करते हैं? नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। चलो आज हम भारत के सबसे बड़े कानून के घर सुप्रीम कोर्ट की यात्रा पर चलते हैं। मैं तुम्हें ये सब इतनी आसानी से समझाऊंगा कि तुम दूसरों को भी सिखा पाओगे। जब कोई बहुत बड़ा और बुद्धिमान व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो हमारे देश की सबसे बड़ी किताब यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये नहीं कहती कि वो 5 या 10 साल तक काम करेगा। वहां कोई फिक्स टाइम नहीं है। इसके बजाय वहां कुछ खास नियम हैं जो बताते हैं कि वो कब तक अपनी कुर्सी पर बैठा रह सकता है। इसे आसान भाषा में समझें तो जैसे आपके स्कूल में छुट्टी की घंटी बजती है, वैसे ही एक जज के लिए छुट्टी की घंटी इन 4 मौकों पर बजती है। सबसे पहली बात है एज यानी उम्र। जैसे ही वो जज अपनी उम्र के 65 ईयर्स 65 वर्ष पूरे कर लेता है, उसे रिटायर होना पड़ता है। मान लो आज उस जज का 65वां जन्मदिन है तो आज उनका ऑफिस में आखिरी दिन होगा। ये नियम बहुत पक्का है। दूसरी बात है रेजिग्नेशन, इस्तीफा। अगर किसी कारण से जज साहब को लगता है कि अब उन्हें काम नहीं करना तो वो खुद अपनी मर्जी से अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक चिट्ठी लिखनी होती है जिसे वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को भेजते हैं। जैसे आप अपने प्रिंसिपल को छुट्टी की एप्लीकेशन देते हैं,
वैसे ही जज साहब राष्ट्रपति को अपनी रेजिग्नेशन देते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी बात है रिमूवल, यानी उन्हें नौकरी से हटाना। ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि हम चाहते हैं कि जज किसी से डरे बिना सच का साथ दें। अगर कोई जज बहुत गलत काम करता है तो पार्लियामेंट संसद, जहां सारे बड़े नेता बैठते हैं, एक बहुत लंबी चर्चा करती है। अगर संसद के लोग सहमत हो जाते हैं तो वे प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं कि इस जज को हटा दिया जाए। इसके बाद ही राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत ही शरारती बच्चे को स्कूल से निकालने के लिए पूरे स्कूल के टीचर्स को मिलकर फैसला लेना पड़े। आखिरी बात है उनकी उम्र को लेकर होने वाला कोई भी इशू, विवाद। मान लो कोई कहता है कि जज साहब तो 65 के हो गए हैं, पर वो कह रहे हैं कि वो अभी 63 के ही हैं, तो इस झगड़े को कौन सुलझाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इसका फैसला वो अथॉरिटी, संस्था या अधिकारी करेगी जिसे हमारी पार्लियामेंट ने चुना हो। यानी संसद जो रास्ता बताएगी उसी रास्ते से उम्र की सच्चाई का पता लगाया जाएगा। पूरे पाठ का निचोड़, समरी, एक सुप्रीम कोर्ट जज की नौकरी की कोई समय सीमा नहीं होती, बस 65 साल की उम्र तक का डेडलाइन होता है। वो खुद प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखकर काम छोड़ सकते हैं या बहुत बड़ी गलती होने पर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट मिलकर उन्हें हटा सकते हैं। अगर उनकी असली उम्र पर कोई शक हो तो उसका फैसला पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए नियमों से होता है। ये सब इसलिए किया गया है ताकि हमारे देश का इंसाफ, जस्टिस, हमेशा मजबूत और आज़ाद बना रहे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये समझाऊं कि पार्लियामेंट किसी जज को हटाने के लिए वोटिंग कैसे करती है? वो हिस्सा बहुत रोमांचक है। मेरे नन्हे दोस्त, अब मैं तुम्हें इस टॉपिक का मास्टर बनाने जा रहा हूं। हम इसे बिल्कुल वैसे समझेंगे जैसे एक घर की सफाई की जाती है, कोने कोने की जानकारी के साथ। नीचे दी गई जानकारी को एकदम ध्यान से पढ़ना। इसमें तुम्हारे दिए गए टेक्स्ट की एक एक बारीकी को बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। 1. नींव, द बेस। जज को क्यों हटाते हैं? संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सबसे बड़ा कानून है। इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना कोई खेल नहीं है। आप उन्हें सिर्फ तभी हटा सकते हो जब प्रूव्ड मिसबिहेवियर, उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो जज को शोभा नहीं देता, जैसे रिश्वत लेना या पक्षपात करना, और वह सबूतों के साथ सिद्ध हो जाए। इनकैपेसिटी, इसका मतलब है कि जज साहब अब काम करने की हालत में नहीं है, शारीरिक या मानसिक रूप से। याद रखने वाली बात, संविधान ने बस कारण बताए थे, कैसे हटाना है इसका पूरा तरीका पार्लियामेंट संसद ने 1968 और 1969 के 2 कानूनों, जजेस इंक्वायरी एक्ट और रूल्स में लिखा। 2. पहला कदम, शिकायत का कागज, द रिमूवल मोशन। जज को हटाने की प्रक्रिया एक अर्जी या कागज से शुरू होती है जिसे रिमूवल मोशन कहते हैं। लोकसभा का रास्ता, अगर शिकायत लोकसभा से शुरू हो रही है तो कम से कम 100 सांसदों MPs के दस्तखत चाहिए। राज्यसभा का रास्ता, अगर राज्यसभा से शुरू हो रही है तो 50 सांसदों के दस्तखत चाहिए। एग्जाम्पल, मान लो स्कूल के किसी बहुत सीनियर टीचर को हटाना है तो कम से कम 100 बच्चों को एक साथ मिलकर प्रिंसिपल के पास जाना होगा। अकेले एक बच्चे की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देगा। 3. दूसरा कदम, गेटकीपर का फैसला, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वो साइन किया हुआ कागज हाउस के मालिक को दिया जाता है, स्पीकर लोकसभा में या चेयरमैन राज्यसभा में। इनके पास ये पावर है कि वो अर्जी को एडमिट मंजूर करें या रिफ्यूज मना कर दें। अगर उन्हें लगता है कि शिकायत में दम नहीं है तो वो उसे वहीं रोक सकते हैं। एग्जाम्पल, 2018 में विपक्षी पार्टियों ने तत्कालीन चीफ जस्टिस CJI दीपक मिश्रा को हटाने के लिए 71 सांसदों के साइन वाला कागज दिया था, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन ने उसे रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि कोई पक्का सबूत नहीं है। 4. तीसरा कदम, असली जांच, द इंक्वायरी कमेटी। अगर बॉस, स्पीकर, चेयरमैन मान जाते हैं तो वो एक 3 मेंबर कमेटी बनाते हैं। इसमें 3 सुपर एक्सपर्ट होते हैं। 1. सुप्रीम कोर्ट का एक जज,
2. किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। 3. एक महान कानूनविद, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ऐसा इंसान जो कानून की रग रग से वाकिफ हो। ये लोग जज साहब से सवाल पूछते हैं और सबूत देखते हैं। अगर ये कमिटी कहती है कि जज साहब निर्दोष, इनोसेंट हैं, तो मामला वहीं खत्म। लेकिन अगर ये उन्हें गिल्टी, दोषी मान लें तो हाउस में बहस शुरू होती है। 5. चौथा कदम, अग्नि परीक्षा, द स्पेशल मेजॉरिटी। ये सबसे मुश्किल स्टेप है। इसे स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत कहते हैं। इसमें 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। शर्त 1, हाउस के कुल सदस्यों, टोटल मेंबरशिप में से आधे से ज्यादा लोग हां कहें। जैसे अगर 500 लोग हैं तो कम से कम 251 लोग हां कहें। शर्त 2, उस दिन जितने लोग वोट देने आए हैं उनमें से 2 तिहाई लोग हां कहें। एग्जाम्पल, अगर क्लास में 60 बच्चे आए हैं तो 60 का 2 तिहाई यानी 40 बच्चों को हां कहना होगा। साथ ही ये संख्या पूरी क्लास की स्ट्रेंथ के आधे से कम नहीं होनी चाहिए। 6. आखिरी कदम, राष्ट्रपति का आदेश, द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर। जब दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा इस वोटिंग को पास कर देते हैं तो एक लेटर प्रेसिडेंट के पास जाता है। राष्ट्रपति उस लेटर पर साइन करते हैं और जज साहब को नौकरी से निकाल दिया जाता है। 7. इतिहास की बातें, की फैक्ट्स। आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को पूरी तरह हटाया नहीं जा सका है। जस्टिस वी रामास्वामी, 1991। इनके खिलाफ कमिटी ने दोष साबित कर दिया था, लेकिन जब लोकसभा में वोटिंग हुई तो एक बड़ी पार्टी के लोग वोटिंग के समय उठकर चले गए। इसे एब्स्टेन कहते हैं। इस वजह से जरूरी नंबर 2 तिहाई नहीं मिल पाए और वो बच गए। आज का बेस्ट निचोड़, द समरी। जज को हटाना इम्पीचमेंट, महाभियोग जैसा ही है, लेकिन कानूनन इसे रिमूवल कहते हैं। यह प्रक्रिया इसलिए इतनी मुश्किल बनाई गई है ताकि कोई भी नेता या सरकार किसी ईमानदार जज को अपनी मर्जी से डराकर हटा न सके। जज तभी हटेंगे जब उन्होंने सच में कोई बड़ा पाप, मिसबिहेवियर किया हो। क्या अब आपको यह सब बिल्कुल पानी की तरह साफ, क्रिस्टल क्लियर लग रहा है? क्या मैं आपको इस प्रोसेस का एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दूं, या हम जजों की सैलरी और पावर के बारे में बात करें? मेरे नन्हे दोस्त, अब मैं तुम्हें दुनिया का सबसे क्रिस्टल क्लियर, शीशे जैसा साफ ज्ञान देने वाला हूं। हम एक एक शब्द को ऐसे तोड़ेंगे जैसे हम कोई खिलौना जोड़ रहे हों। तुम बस ये सोचो कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी इंसाफ की अदालत है और वहां 33 जज और एक मुख्य जज, CJI होते हैं। अब अगर इनमें से कोई कम हो जाए या काम बढ़ जाए तो क्या होगा? इसी के लिए ये 3 तरीके बनाए गए हैं। 1. एक्टिंग चीफ जस्टिस माइनस काम चलाऊ मुख्य जज। जब घर का मुखिया, CJI घर पर नहीं होता तो उनकी जगह किसी और को जिम्मेदारी देनी पड़ती है। कौन चुनता है? भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। किसको चुनता है? सुप्रीम कोर्ट के ही किसी दूसरे जज को, पर किसी को भी नहीं। जो सबसे सीनियर, जिसने सबसे ज्यादा साल काम किया हो उसे ही चुना जाता है। कब चुना जाता है? 3 खास वजहें। 1. वेकेंट, खाली कुर्सी। मान लो पुराने चीफ जस्टिस रिटायर हो गए और उनकी कुर्सी खाली पड़ी है। 2. एब्सेंट, अनुपस्थित। चीफ जस्टिस किसी जरूरी काम से विदेश गए हैं या छुट्टी पर हैं। 3. अनेबल, असमर्थ। चीफ जस्टिस बीमार हैं और ऑफिस नहीं आ सकते। सबसे आसान उदाहरण, जैसे तुम्हारी स्कूल बस का मेन ड्राइवर बीमार हो जाए तो बस का मालिक, प्रेसिडेंट, सबसे पुराने और अनुभवी दूसरे ड्राइवर, सीनियर जज को बस चलाने को कहता है ताकि बच्चे स्कूल पहुंच सकें। 2. एडहॉक जज माइनस उधार वाला जज। यह शब्द एडहॉक सुनकर डरो मत। इसका मतलब है सिर्फ एक खास मकसद के लिए, थोड़े समय के लिए। क्यों चाहिए? क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। क्वोरम क्या है? मान लो एक केस को सुनने के लिए कम से कम 3 जज चाहिए, लेकिन उस दिन सिर्फ 2 ही जज खाली हैं।
अब सुनवाई रुक जाएगी। इसी कमी को पूरा करने के लिए एडहॉक जज बुलाते हैं। कौन बुलाता है? मुख्य जज सीजेआई बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? स्टेप्स 1. सीजेआई पहले प्रेसिडेंट से इजाजत लेते हैं। 2. फिर जिस हाई कोर्ट से जज को बुलाना है वहां के मुख्य जज से बात करते हैं। किसे बुलाते हैं? किसी भी हाई कोर्ट के ऐसे जज को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल क्वालिफाइड हो। पावर जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में है उसे वही कार, वही बंगला और वही पावर मिलेगी जो असली सुप्रीम कोर्ट जज को मिलती है। उसका पहला धर्म अब सुप्रीम कोर्ट के केस सुलझाना होगा। 3. रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जज, अनुभवी गुरुजी। ये वो जज हैं जो अपनी 65 साल की उम्र पूरी करके रिटायर हो चुके हैं। क्यों बुलाते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट में केस बहुत ज्यादा जमा हो जाएं और उन्हें जल्दी खत्म करना हो। प्रोसेस, तरीका 1. सीजेआई को प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है। 2. सीजेआई को उस रिटायर्ड जज से भी पूछना पड़ता है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? अगर वो मना कर दे तो जबरदस्ती नहीं की जा सकती। फायदा, उन्हें अलाउंसेस भत्ते मिलते हैं। यह उनकी पेंशन के अलावा एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जो राष्ट्रपति तय करते हैं। एक मजे की बात, द ट्विस्ट, वो काम तो जज की तरह करेंगे, फैसले भी जज की तरह सुनाएंगे, लेकिन कागजों में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का पक्का जज, डीम्ड जज नहीं माना जाएगा। वो बस एक हेल्पर की तरह गिने जाएंगे। सबसे सरल शब्दों में निचोड़, समरी। 1. एक्टिंग सीजेआई, जब बॉस सीजेआई ना हो तो उनकी जगह सीनियर जज बैठता है। आर्टिकल 126। 2. एडहॉक जज, जब जजों की गिनती कम पड़ जाए तो हाई कोर्ट से एक होशियार जज उधार मांग लेते हैं। आर्टिकल 127। 3. रिटायर्ड जज, जब बहुत ज्यादा काम हो तो पुराने अनुभवी जजों को रिक्वेस्ट करके वापस बुलाते हैं। आर्टिकल 128। उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन गाइड। वेकेंट, वेकेंट, खाली। क्वोरम, कोरम, कम से कम संख्या। जुरिस्डिक्शन, जूरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र। एडहॉक, एडहॉक, विशेष उद्देश्य के लिए। क्या अब तुम्हें ये तीनों बातें बिल्कुल साफ साफ समझ आ गई हैं? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या काबिलियत, क्वालिफिकेशंस चाहिए वो भी ऐसे ही मजेदार तरीके से समझा सकता हूं। बताना चाहोगे? मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल घबराना नहीं। अब मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई मजेदार गेम खेल रहे हों। सोचो कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही वीआईपी क्लब है। इस क्लब के कुछ कड़े नियम हैं कि कौन अंदर आकर कागज दे सकता है और कौन बोल सकता है। मैं तुम्हें एक एक शब्द का मतलब ऐसे समझाऊंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। स्टेप 1. एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, AOR, असली चाबी वाले। सबसे पहले इनके बारे में जानो क्योंकि इनके बिना सुप्रीम कोर्ट में कदम रखना नामुमकिन है। सरल मतलब, ये वो वकील हैं जिनके पास सुप्रीम कोर्ट का पासपोर्ट है। लाइन का मतलब, ओनली दीज एडवोकेट्स आर एंटाइटल्ड टू फाइल। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर में अगर कोई फाइल जमा करनी है तो उस पर AOR के साइन, सिग्नेचर होने ही चाहिए। क्यों जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा है। अगर देश का हर वकील वहां कागज जमा करने लगेगा तो वहां कचरा जमा हो जाएगा। इसलिए कोर्ट ने सिर्फ कुछ खास वकीलों को यह हक दिया है ताकि काम सफाई से हो। छोटा उदाहरण, जैसे बैंक में पैसे जमा करने के लिए आपको एक स्लिप भरनी पड़ती है, वैसे ही कोर्ट में केस शुरू करने के लिए AOR का साइन जरूरी है। बिना उनके साइन के जज आपकी फाइल छुएगा भी नहीं। खास बात, ये वकील खुद बहस भी कर सकते हैं और कागज भी जमा कर सकते हैं। स्टेप 2. सीनियर एडवोकेट्स, कानून के बाहुबली। ये वो लोग हैं जो वकालत की दुनिया के सुपरस्टार हैं। सरल मतलब, ये वो वकील हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल कानून को समझने में लगा दिए और बहुत मशहूर हो गए। डेजिग्नेटेड का मतलब, इसका मतलब है नाम दिया गया। जब जज साहब देखते हैं कि कोई वकील बहुत स्मार्ट है तो वे उसे सीनियर का टैग दे देते हैं।
विथ हिज कंसेंट, कंसेंट इसका मतलब है उसकी मर्जी से। सीनियर बनने के बाद कुछ पाबंदियां लग जाती हैं, जैसे वो छोटे मोटे कागज खुद नहीं भर सकते, इसलिए जज उनकी मर्जी पूछते हैं। एबिलिटी और स्टैंडिंग, एबिलिटी और स्टैंडिंग, एबिलिटी मतलब दिमाग की तेजी और स्टैंडिंग मतलब इज्जत और तजुर्बा। सबसे बड़ा नियम, ये लोग बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, इसलिए ये खुद फाइलिंग का काम, बाबू वाला काम नहीं करते। ये सिर्फ कोर्ट में आकर भारी भरकम बहस करते हैं। छोटा उदाहरण, जैसे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिर्फ ऑपरेशन करता है, सुई लगाने या पट्टी बांधने का काम नर्स या दूसरे असिस्टेंट करते हैं, वैसे ही सीनियर एडवोकेट सिर्फ ऑपरेशन बहस करते हैं। स्टेप 3, अदर एडवोकेट्स, मैदान के खिलाड़ी। ये वो वकील हैं जिन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली है और प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टेट बार काउंसिल भारत के हर राज्य जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली में वकीलों का एक दफ्तर होता है जहां उन्हें अपना नाम लिखवाना पड़ता है। इसे ही रोल या लिस्ट कहते हैं। क्या कर सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने बोल सकते हैं, बहस कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? ये फाइल जमा नहीं कर सकते। इन्हें भी अपनी फाइल जमा करवाने के लिए AOR स्टेप 1 वाले के पास जाना पड़ता है। छोटा उदाहरण, ये उस बैट्समैन की तरह है जो रन तो बना सकता है, लेकिन पिच पर उतरने के लिए उसे कप्तान, AOR की परमिशन और टीम की लिस्ट में नाम चाहिए होता है। स्टेप 4, एमिकस क्यूरी, मददगार दोस्त। ये कोई कैटेगरी नहीं है, बल्कि एक पद या जिम्मेदारी है जो कोर्ट किसी को देता है। अनरिप्रेजेंटेड, इसका मतलब है जिसका कोई वकील ना हो। सोचो कोई गरीब आदमी है या कोई जेल में बंद है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो वकील कर सके। एमिकस क्यूरिया, दोस्त। कोर्ट कहता है इंसाफ सबके लिए बराबर है, इसलिए कोर्ट अपनी तरफ से एक काबिल वकील को बुलाता है और कहता है तुम इस गरीब आदमी की तरफ से केस लड़ो। पब्लिक इंपॉर्टेंस, कभी कभी केस किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है, जैसे हवा का प्रदूषण। तब कोर्ट एक एक्सपर्ट वकील को दोस्त बनाकर बुलाता है ताकि वो जज साहब को सही रास्ता दिखा सके। छोटा उदाहरण, जैसे क्लास में अगर कोई बच्चा बहुत कमजोर है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो टीचर क्लास के सबसे होशियार बच्चे से कहती है इसकी मदद करो ताकि ये भी पास हो सके। वही होशियार बच्चा एमिकस क्यूरिया है। आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर समरी। 1. AOR, इनके पास चाबी है, ये कागज जमा करते हैं और बोल भी सकते हैं। 2. सीनियर एडवोकेट, ये दिमाग हैं, ये बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, सिर्फ बहस करते हैं, कागज जमा नहीं करते। 3. अदर एडवोकेट, ये सीख रहे खिलाड़ी हैं, ये बहस कर सकते हैं पर कागज जमा करने के लिए AOR की जरूरत पड़ती है। 4. एमिकस क्यूरिया, ये मददगार हैं, जब कोई लाचार हो तो कोर्ट इन्हें बुलाता है। अब बताओ मेरे दोस्त, क्या अब भी कोई चीज धुंधली लग रही है, या क्या तुम जानना चाहोगे कि एक आम आदमी के लिए इनमें से सबसे जरूरी कौन है? ठीक है मेरे छोटे दोस्त, अब हम इस टॉपिक की एक एक ईंट को खोलकर देखेंगे। तुम बस ये समझो कि हम एक न्याय का किला, फोर्ट्रेस ऑफ जस्टिस बना रहे हैं और हमें देखना है कि ये किला इतना मजबूत कैसे है कि कोई भी प्रधानमंत्री या राजा इसे हिला नहीं सकता। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई कहानी पढ़ रहे हों। स्टेप 1, आजादी की जरूरत क्यों? द नीड फॉर इंडिपेंडेंस। सबसे पहले ये समझो कि इंडिपेंडेंस का असली मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट अपनी मर्जी से कुछ भी करे। इसका मतलब है कि जब जज फैसला सुनाए तो उसके दिमाग में ये डर न हो कि अगर मैंने सरकार के खिलाफ फैसला दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कॉन्शियस एफर्ट, सोच समझकर की गई मेहनत। हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत दिमाग लगाया। उन्होंने जानबूझकर कोर्ट के चारों तरफ एक ऐसी दीवार बनाई जिसे एग्जीक्यूटिव सरकार पार न कर सके। इंसुलेट, सुरक्षित रखना। जैसे हम सर्दियों में जैकेट पहनते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए, वैसे ही संविधान ने कोर्ट को जैकेट पहना दी है
ताकि राजनीति की ठंडी हवा जजों को परेशान न करे। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा मैच तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल की टीम के साथ है। अगर अंपायर को डर है कि प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देंगे तो क्या वो कभी सही फैसला देगा? नहीं। इसीलिए अंपायर का स्कूल से आजाद होना जरूरी है। स्टेप 2, सुप्रीम कोर्ट के 4 सुपर पावर, द 4 रोल्स। संविधान ने इसे इतना बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि इसके पास 4 बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। 1. फेडरल कोर्ट, देश का रेफरी। जब 2 राज्यों के बीच पानी या जमीन को लेकर लड़ाई होती है तो उसे सुलझाने वाला सिर्फ यही है। 2. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, आखिरी मंजिल। तुम सबसे पहले छोटी कोर्ट जाते हो, फिर हाई कोर्ट और सबसे अंत में सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, ये फाइनल बॉस है। 3. गारंटर ऑफ राइट्स, हक की गारंटी। अगर पुलिस तुम्हें बिना वजह पकड़ ले तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वो तुम्हारी गारंटी लेता है। 4. गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का बॉडीगार्ड। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो हमारी किताब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को फाड़कर फेंक सकता है। स्टेप 3, नियुक्ति का राज, द सीक्रेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अब सोचो, अगर प्रधानमंत्री खुद अपने दोस्त को जज बना दे तो वो दोस्त तो हमेशा प्रधानमंत्री की बात मानेगा। इस खतरे को रोकने के लिए नियम बनाया गया। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, राष्ट्रपति चुनते हैं, कागज पर साइन राष्ट्रपति करते हैं। कंसल्टेशन विद सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश से सलाह। राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई से पूछना ही पड़ेगा। डीप डिटेल कॉलेजियम सिस्टम, आज के समय में 5 सबसे बड़े जज मिलकर तय करते हैं कि अगला जज कौन होगा। सरकार का काम बस उनके नाम पर मुहर लगाना है, इससे राजनीति बीच में नहीं आती। इसे ही कहते हैं इम्यून फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीति के वायरस से सुरक्षित। स्टेप 4, कुर्सी की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। एक बार कोई जज बन गया तो वो 65 साल की उम्र तक अपनी कुर्सी पर बैठा रहेगा। उसे कोई भी बीच में सॉरी अब आप जाइए नहीं कह सकता। नॉट ड्यूरिंग प्लेजर, मर्जी पर नहीं। बहुत से सरकारी ऑफिसर राष्ट्रपति की मर्जी तक काम करते हैं। जब राष्ट्रपति यानी सरकार चाहे उन्हें हटा दे, लेकिन जजों के साथ ऐसा नहीं है, उनकी नौकरी पक्की है। स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म, हटाने का बहुत कठिन तरीका। अगर किसी जज को हटाना है तो वो उतना ही मुश्किल है जितना पहाड़ हिलाना। इसे इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस कहते हैं। स्टेप 5, जज को हटाना नामुमकिन जैसा क्यों है? द रिमूवल प्रोसेस। जज को हटाने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। 1. प्रूव्ड मिसबिहेवियर, उसने सच में कोई जुर्म किया हो। 2. इनकैपेसिटी, उसका दिमाग या शरीर अब काम करने लायक न रहा हो। हटाने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप। पार्लियामेंट का रोल, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह वोटिंग होगी। स्पेशल मेजॉरिटी, ये बहुत जरूरी है। इसमें आधे से ज्यादा कुल मेंबर और वोट देने वालों में से 66%, 2/3 लोगों का हाँ कहना जरूरी है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ये कानून कहता है कि पहले 3 बड़े लोगों की एक कमेटी जांच करेगी कि जज ने सच में कुछ गलत किया है या नहीं। अगर कमेटी हाँ बोलेगी तभी संसद में वोटिंग होगी। स्टेप 6, इंग्लैंड वाली कहानी, द 1701 एक्ट। तुम्हारे टेक्स्ट में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 का जिक्र है। यह इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। पुराने जमाने में इंग्लैंड के राजा बहुत जिद्दी होते थे। जो जज उनकी बात नहीं मानता था उसे वो जेल भेज देते थे या नौकरी से निकाल देते थे। फिर वहां के लोगों ने कानून बनाया 1701 में कि जज राजा की मर्जी, प्लेजर ऑफ द क्राउन पर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत पर टिके रहेंगे। भारत ने भी यही सिस्टम अपनाया ताकि हमारे यहां भी राजा सरकार जजों को डरा न सके। सबसे आसान निचोड़, समरी फॉर अ किड। 1. दीवार, सेपरेशन, सरकार और कोर्ट के बीच एक बड़ी दीवार है। 2. ताला, टेन्योर, जज की कुर्सी पर एक ऐसा ताला लगा है जिसकी चाबी सरकार के पास नहीं है। 3. चेक, सीजेआई, जज कौन बनेगा ये जज ही तय करते हैं, नेता नहीं। 4. ढाल, गार्डियन, कोर्ट हमारे अधिकारों की ढाल है। क्या अब तुम जानना चाहोगे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की आलोचना, बेइज्जती करने वालों को जेल कैसे भेज सकता है? इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। यह भी उसकी आजादी का एक हथियार है।
मेरे नन्हे दोस्त, अब कमर कस लो। हम इस टॉपिक की ऐसी चीरफाड़ करेंगे कि तुम्हें एक एक शब्द आईने की तरह साफ दिखने लगेगा। हम इसे 6 आसान स्टेप्स में समझेंगे। हर स्टेप में मैं पहले ओरिजिनल टेक्स्ट बताऊंगा, फिर उसका सिंपल मतलब, फिर एक मजेदार एग्जाम्पल और फिर उसकी गहराई, डीप सीक्रेट। Step 1. पैसों की पक्की guarantee, salaries and privileges. Text, asterisk. The salaries, allowances, and privileges, etc. of the judges of the Supreme Court are determined by the Parliament from time to time. They cannot be varied to their disadvantage after their appointment. सरल मतलब, जज साहब की सैलरी और उनको मिलने वाली सुविधाएं जैसे बंगला, गाड़ी, देश की संसद, पार्लियामेंट तय करती है। लेकिन नियम यह है कि एक बार जज बनने के बाद उनकी सैलरी कम नहीं की जा सकती। बेस्ट एग्जाम्पल, सोचो तुमने एक कंपनी ज्वाइन की और उन्होंने कहा हम तुम्हें 100 रुपए देंगे। अब तुम काम शुरू कर चुके हो तो कंपनी ये नहीं कह सकती कि आज तुमने हमें डांटा इसलिए अब हम तुम्हें सिर्फ 50 रुपए देंगे। डीप इनसाइट, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सरकार जजों को डरा न सके। अगर सरकार सैलरी कम कर पाती तो जज हमेशा सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते ताकि उनकी सैलरी न कटे। Step 2. Emergency वाला इकलौता खतरा, financial emergency. Text, however, the President will be competent to override this guarantee under the proclamation of financial emergency. सरल मतलब, जजों की सैलरी कम करने का सिर्फ एक ही मौका होता है जब देश में आर्थिक आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, यानी जब देश के पास पैसा खत्म होने वाला हो। बेस्ट एग्जाम्पल, मान लो घर में बहुत बड़ी गरीबी आ जाए और खाने के लाले पड़ जाएं, तब पापा कह सकते हैं कि अब सबको कम पॉकेट मनी मिलेगी। वैसे ही राष्ट्रपति तब जजों की सैलरी कम कर सकते हैं। डीप इनसाइट, यह आर्टिकल 360 के अंदर आता है। भारत के इतिहास में आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। Step 3. सरकारी तिजोरी से सीधा कनेक्शन, consolidated fund. Text, the administrative expenses, salaries and allowances are charged upon the consolidated fund of India and are not subject to vote in the parliament. सरल मतलब, सुप्रीम कोर्ट का सारा खर्चा भारत की सबसे बड़ी तिजोरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। इस पैसे पर पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती। बेस्ट एग्जाम्पल, आमतौर पर स्कूल में पिकनिक जाने के लिए सब बच्चों से पूछा जाता है वोटिंग, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत का पैसा फिक्स होता है, उसके लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। डीप इनसाइट, अगर पार्लियामेंट में हर साल जज की सैलरी पर वोटिंग होती तो नेता लोग कहते इस जज ने हमारे खिलाफ फैसला दिया है, इसे पैसे मत दो। इसीलिए इसे नॉन वोटेबल बनाया गया है। Step 4. जज के खिलाफ बोलना मना है, immunity. Text, the Constitution forbids the discussion of the conduct of a judge of the Supreme Court in the Parliament except on a motion for his removal. सरल मतलब, पार्लियामेंट में बैठे नेता लोग जजों के काम या उनके व्यवहार की बुराई या चर्चा नहीं कर सकते। बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे क्रिकेट के मैदान पर अंपायर के फैसले पर कमेंटेटर बुराई कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जजों के फैसलों का मजाक उड़ाना या उन पर उंगली उठाना कानूनन मना है। डीप इनसाइट, सिर्फ एक ही बार चर्चा हो सकती है जब उस जज को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया, रिमूवल मोशन चल रही हो। इसके अलावा जज साहब पूरी तरह सुरक्षित, इम्यून है। Step 5. रिटायरमेंट के बाद का संन्यास, prohibition of practice. Text, asterisk. The Constitution prohibits a judge of the Supreme Court to practice after retirement. Also, he cannot be appointed to any office of profit under the union government or government of any state. सरल मतलब, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद वो व्यक्ति फिर से वकील बनकर किसी भी कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। साथ ही वो सरकार में कोई फायदे वाली नौकरी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नहीं कर सकता। बेस्ट एग्जाम्पल, एक बार अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल बनकर रिटायर हो गए तो आप उसी स्कूल में फिर से छोटे बच्चे बनकर पढ़ने नहीं आ सकते। डीप इनसाइट, ये इसलिए है ताकि जज साहब रिटायरमेंट के बाद वाली नौकरी के लालच में आज कोई गलत फैसला न लें। इसे लालच से बचाव का नियम कहते हैं। Step 6. अपने घर के नियम खुद बनाना, self-management. Text, the Supreme Court is authorized to independently manage its own affairs and to make rules subject to the laws made by the Parliament, and these rules cannot override the constitutional provisions. सरल मतलब, सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑफिस चलाने, फाइलें संभालने और काम करने के नियम खुद बनाने की आज़ादी है। 2 शर्तें, लिमिटेशंस। 1. वे नियम पार्लियामेंट के बनाए बड़े कानूनों के खिलाफ नहीं होने चाहिए। 2. वे नियम हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं हो सकते। बेस्ट एग्जाम्पल, आप अपने कमरे में सामान कैसे रखेंगे ये आप तय करेंगे, स्वतंत्रता। लेकिन आप कमरे में आग नहीं लगा सकते क्योंकि वो घर के बड़े नियमों के खिलाफ है, सीमा। सबका निचोड़, द फाइनल मास्टरी। इन सब नियमों का सिर्फ एक ही मकसद है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी।
संविधान चाहता है कि जज साहब एक ऐसी कांच की दीवार के पीछे रहें जहां न तो उन्हें पैसों का लालच दिखे, न नेताओं की धमकियां सुनाई दें और न ही रिटायरमेंट के बाद की चिंता सताए। जब एक इंसान इतना आज़ाद होगा तभी वो सच्चा न्याय, ट्रू जस्टिस कर पाएगा। अब बताओ मेरे छोटे जीनियस, क्या तुम्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या रिमूवल मोशन के बारे में और गहराई से जानना है? मैं तुम्हें वो भी सिखा सकता हूं।